नमस्कार छात्र छात्राओं। मानव पर्यावरण संबंध की कक्षा को ही आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम अनुकूलन यानी एडेप्टेशन पर आधारित निश्चयवाद की आज हम चर्चा कर रहे हैं। निश्चयवाद क्या है? निश्चय या इसको इंग्लिश में कहेंगे डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म यानी डिटरमाइन कर लेना, कुछ निश्चित कर लेना, निश्चय कर लेना। शुरू से जो मानव है वो प्रकृतिवादी या जो पर्यावरणवादी उसका जो विचार है वो हमेशा से ही कहता है कि प्रकृति या ईश्वर या जो भी इसका आप रूप दे दे, जो भी शक्ति है, उसने हमारा भाग्य लिख दिया है, उसने हमारे लिए निश्चित कर दिया है। जो उसने कहा है वही होगा, जो उसने निश्चित कर दिया वही होगा। हमें अपने कर्म करते जाने हैं और जो फल है वो तो ऊपर वाले के हाथ है। वो जैसा निश्चित करेगा हमें अपना जीवन वैसा ही जीना है। जैसे हमारी यहाँ पर पुनर्जन्म की संकल्पना है कि हमारे जैसे कर्म थे हमें वैसे ही आगे भुगतना है, या जो हमारे लिए ईश्वर ने विधान लिख दिया है, जो हमारी जन्म पत्री में लिखा गया है, जो हमारा भाग्य है, हमें वैसा ही जीना है। तो ये जो विचारधारा थी निश्चयवाद यानी डिटर्मिनिज्म कहलाई, यानी शुरू से प्रकृति के अनुसार या प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने का जो विचार था वो डिटर्मिनिज्म था। शुरू में ये विचार जो पैदा हुआ वो विचार बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसको पैदा करने वाले या इसके जो जनक थे, वो निश्चयवाद के जो जनक थे वो फ्रेडरिक हेर्ट्ज़ल थे। एक जर्मन विद्वान थे, उन्होंने इस बहुत ही प्रसिद्ध जर्मन विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले निश्चयवाद के विचार का जन्म दिया। यानी ये विचार एक मानव भूगोल के विचार के रूप में इसको किसने पैदा किया? फ्रेडरिक हेर्ट्ज़ल ने। तो उन्होंने 19वीं शताब्दी में इस विचार का जन्म दिया। परंतु ये जो विचार था ये कोई नया नहीं था। यानी भाग्यवादी जो हमारा विचार है, यानी प्रकृति जो कहेगी वो हमें करना है, ये विचार कोई नया नहीं था। ये विचार तो बहुत पुराना था, परंतु इसको एक सिद्धांत के रूप में, एक विचार के रूप में प्रतिपादित करने का काम फ्रेडरिक हेर्ट्ज़ल ने किया 19वीं शताब्दी में। इससे पहले भी अगर हम ग्रीक रोमन समय से देखते हैं या वो अपने पुराने धर्मग्रंथ ही उठा के देख लें, सब में जो विचार आता है प्रकृति के प्रति वो समर्पण का होता है। हम सारी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं, उसके आगे समर्पित होते हैं, उसके आगे नतमस्तक होते हैं, क्योंकि हम उसको स्वीकार करते हैं शक्ति के रूप में। शक्ति के रूप में स्वीकार करने का मतलब है हम अपने आप को उससे कमजोर मानते हैं, तब हम उसको एज ए शक्ति के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारा जो शुरू से जो विचार है, चाहे वो आप ग्रीक विद्वान अरस्तु को देख लें या आप टॉलेमी को देख लें या जो भी ग्रीक पहले के विद्वान थे, स्ट्रेबो, हिप्पार्कस, सभी के जो विचार थे वो निश्चयवादी विचार थे, जो ये मानते थे कि प्रकृति बहुत पावरफुल है और मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं है, और प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य का स्वभाव, रीति रिवाज, चाल चलन, बोल चाल सब कुछ निर्धारित होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कथन था वो अरस्तु का था। उन्होंने कहा था यूरोपवासी बहादुर होते हैं लेकिन उनकी विचारिक हीनता पाई जाती है, और दूसरी ओर एशियाई लोग वैचारिक और दार्शनिक होते हैं। यह अंतर एशिया और यूरोप के प्राकृतिक वातावरण के कारण है। यानी अगर एशिया के लोग दार्शनिक हैं तो इसका वजह वहाँ का प्राकृतिक वातावरण है, और अगर हम दार्शनिक नहीं है तो हमारा वजह हमारा प्राकृतिक वातावरण, यानी हम क्या सोचते हैं ये प्रकृति निर्धारित करती है। इसी तरह से कई सारे विद्वानों ने ऐसे विचार रखे। मॉन्टेस्क्यू ने कहा, ठंडी जलवायु के लोग शारीरिक दृष्टि से सशक्त, साहसी, स्पष्ट वक्ता, कम शंकालु, कपट रहित होते हैं, जबकि दक्षिण के यानी गर्म क्षेत्रों के लोग इनकी तुलना में वृद्ध पुरुषों की भांति भीरू भीरू मतलब कायर, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल, निरुद्योगी और निष्क्रिय होते हैं। उत्तरी क्षेत्र के निवासी जो दक्षिण में रहने के लिए जाते हैं, शीघ्र ही अपनी शक्ति खो देते हैं तथा शीतलता उन्हें घेरने लगती है। ऐसे लोगों के विचार थे कि वातावरण का प्रभाव इस तरह से होता है कि हमारा पूरा नेचर ही बदल जाए, हमारी सोच विचार की शक्ति ही चेंज हो जाए। तो इस तरह से हम्बोल्ट ने भी अपने इसी तरह के विचार रखे। उन्होंने भी कहा कि जो आसपास का वातावरण है वो मनुष्य के विचारों और उसकी पूरी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, और उसका जीवन पर उस वातावरण का प्रभाव पड़ता है। रिटर ने कहा, हमें पृथ्वी के नियमों के लिए पृथ्वी से पूछना चाहिए। यानी प्रकृति हमसे क्या चाहती है, हमें उसी से पूछ लेना चाहिए कि वो हमें किस नियमों से चलाना चाहती है। अब आते हैं मेन जो इसके प्रणेता है फ्रेडरिक हेर्ट्ज़ल। अब फ्रेडरिक हेर्ट्ज़ल की जब हम बात करते हैं तो ये जर्मन विद्वान थे, और इन्होंने पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया कि अगली कक्षा में हम आपको ये सिद्धांत भी पढ़ाएंगे, पार्थिव एकता का सिद्धांत, वो उन्होंने दिया। उन्होंने जो अपने विचार लिखे उन्होंने कहा, हमारी बुद्धि, संस्कृति और सभ्यता की प्रगति की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती, उसकी तुलना एक पौधे के ऊपरी तने से हो सकती है। कारण है कि हम सदैव पृथ्वी से जुड़े तथा शाखाओं
शाखाएं तने पर ही निर्भर करती है। मानवीय प्रकृति अपना मस्तिष्क आकाश में जितना क्यों न उठा ले, तथापि मनुष्य के पैर धरती पर टिके रहे तथा धूल के रूप में ही परिवर्तित हो उसमें विलीन होना पड़ेगा। अब इस बात को समझिए, उन्होंने क्या कहा कि हम मनुष्य, हम परिंदे की तरह स्वतंत्र होकर हवा में नहीं उड़ सकते, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अब ये कब कहा उन्होंने? 19वीं शताब्दी में। तब कहा जब काफी कुछ मनुष्य ने विकास कर लिया था, तब उन्होंने ये कहा कि हमारी जो उड़ान है, यानी हमारा जो विकास है, हमारा जो आगे बढ़ना है, हमारा जो प्रकृति के ऊपर हावी होना है, ये एक परिंदे की तरह हम उससे स्वतंत्र नहीं है। हम परिंदे की तरह ना होकर, यानी पक्षी की तरह ना होकर एक पेड़ की तरह है। आप जानते हैं कि जो पेड़ अपनी जड़ें नीचे गहराई तक उतारता है, उसी की ही शाखाएं ऊपर उठती हैं। यानी जो पृथ्वी से जितना जुड़ा होगा उतना ही ऊपर उठ पाएगा। तो अगर हमें विकास करना है, अगर हमें ऊंचाइयां हासिल करनी है, तो अपनी जड़ें जमीन के अंदर दबा के रखनी है, यानी अपना पृथ्वी से अपना जुड़ाव को बनाए रखना है, तभी आप विकास कर सकते हो। और लास्ट हमारा अंत क्या है? हमें मिट्टी में ही मिलना है। जैसे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि क्या है, धूल है, धूल में मिलेंगे वापस से, राख होना है हमारा। जो हमारी नियति है वो तो यही है कि हम मर जाएंगे और हमें राख में मिलना है। तो ये जो विचार है उनका था, वो विचार उनका बहुत कुछ आज हमें समझने लगा, और उस समय कई सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने मनुष्य की क्षमताओं को कम करके आका, या उन्होंने मनुष्य को धूल कहा, या उन्होंने कहा कि धूल में ही हमें मिल जाना है। उन्होंने मनुष्य के जो विकास है उसको बांधने और रोकने की कोशिश करी। तो ये ब्रैडल के विचार थे, और उनसे कुछ आगे बढ़कर उनकी जो शिष्या थी कुमारी सैंपल, उन्होंने अपने विचार रखे, और उन्होंने तो मनुष्य को बिल्कुल मोम की गुड़िया बोल दिया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की गुड़िया है, जैसा प्रकृति ढालेगी वैसा ढलना है और प्रकृति में ही मिल जाना है। उन्होंने कहा प्रकृति मानव की हड्डियां एवं जंतुओं में भी विराजमान है तथा उसकी मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान है। इनकी सभी पुस्तकों में नियतिवाद का प्रतिपादन होता है, और मानव को उन्होंने एक निरही प्राणी कहा। उन्होंने कहा मानव एक निरही प्राणी है, जिससे नचाएगी प्रकृति वैसे नाचेंगे। जैसे हम कर्मवाद में कहते हैं ना, ऊपर वाले के हाथ में हमारी डोर है, वो जैसे नचाएगा वैसे नाचेंगे, हमें तो काम करना है, निश्चय सब उसी को करना है। ऐसा उन्होंने कहा कि प्रकृति ही सब कुछ विचार रखती है, प्रकृति ही सब कुछ निश्चित करती है, प्रकृति के ऊपर ही सारे फैसले निर्भर करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में निश्चयवाद की आलोचना भी बहुत ज्यादा होने लगी, क्योंकि मनुष्य विकास कर रहा था। ध्रुव से लेकर विषुवत रेखा तक मनुष्य ने अपनी विकास की छाप छोड़ी, और अपना विकास की आप आज हम जैसे इस तरह से बैठकर लैपटॉप पे आपसे बात कर रहे हैं, आप हमें कहीं और बैठ कर सुन पा रहे हैं, ये सब मनुष्य के विकास से संभव हो पाया, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य धूल है और धूल में मिल जाएगा। मनुष्य ने कई ऐसे काम किए हैं जो उसके मरने के बाद भी उसके लिए जीवित रहेंगे और उसके नाम करेंगे। तो इस तरह से आप मनुष्य के विकास को या उसकी क्षमताओं को कम नहीं आंक सकते। आप ये मान सकते हैं कि हमें प्रकृति के साथ जुड़ा रहना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म्स में वही हमारे लिए अच्छा है कि हम अपनी प्रकृति के साथ जुड़कर और सामंजस्य बनाकर चलें। परंतु कहीं ना कहीं हमें प्रकृति में अपने हिसाब से संशोधन भी करना पड़ता है, और प्रकृति में परिवर्तन भी लाना पड़ता है। और पूर्ण रूप से हमारा विचार, हमारी सोच, हमारा शारीरिक क्षमता प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, ये हमारे स्वयं पर निर्भर करती है। अब मान लीजिए कि एक ही परिवार में एक ही माता पिता की अगर 4 संतानें हैं, तो उनके विचार, सोच और उनका जो आचरण है वो जब अलग अलग होता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वातावरण निर्धारित करता है कि मनुष्य के विचार कैसे हों। एक ही माता पिता की एक संतान भीरू हो सकती है और एक बहुत ही वीर हो सकती है। तो क्यों ऐसा है कि एक जगह रहने वाले व्यक्तियों को आप वीर कहो और एक जगह रहने वाले व्यक्तियों को आप वीरू कहो? जो क्षमताएं हैं वो व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत रूप से विकसित की जा सकती है, परंतु इस प्रकार किसी भी जाति, प्रजाति या किसी क्षेत्र के बारे में कोई विचार रखना या कोई एक पूर्वाग्रह ले लेना गलत होता है। व्यक्तिगत गुणों का विकास व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है, और बहुत ज्यादा ये पर्यावरण से प्रभावित ना होकर आपकी जो लालन पालन है, आपकी जो परवरिश है, आपका जो पालन पोषण है, उस पर निर्भर करता है, आपके माता पिता के संस्कारों पर निर्भर करता है, आपकी शिक्षा पर निर्भर करता है। और बुद्धि, कौशल, वीरता, साहस, ईमानदारी, यह ऐसे मानवीय गुण है जिसका अभाव कहीं भी हो सकता है और जिसका पाया जाना कहीं भी हो सकता है। तो ये एक व्यक्ति की व्यक्तिगत गुणों को पर्यावरण के साथ जोड़कर देखना बहुत गलत होता है। तो इस तरह से जब
निश्चयवाद के विचार सामने आने लगे। हालांकि निश्चयवाद के विचार नए नहीं थे, ये हमेशा से रहे हैं मनुष्य के, पर जब ये निश्चयवाद एक विचार के रूप में सामने आया तो कई सारे अतिवादी विचार सामने आने लगे, जिन्होंने मनुष्य को कुछ भी नहीं, मोम की गुड़िया, मिट्टी की गुड़िया, कागज का पुतला, ऐसी चीजें उपमाएं देनी शुरू कर दी। और ऐसी उपमाएं वास्तव में मनुष्य के लिए गलत है, क्योंकि आज अगर आप मनुष्य के विकास और उसकी शक्ति को देखें तो वो एक जानवर की तरह नहीं है जो अपने वातावरण से अनुकूलित होकर जो वातावरण कह रहा है वैसा ही करता जा रहा है। मनुष्य ने अपने स्वयं का एक वातावरण बनाया है और अपने वातावरण के साथ वो बहुत अच्छी तरह से प्रकृति से समायोजन स्थापित करके उसमें संशोधन करके अपना विकास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका बहुत ज्यादा आलोचना हुई, और इसकी आलोचना एक नए सिद्धांत के रूप में सामने आई, और वो सिद्धांत क्या कहलाया? संभववाद। एक नया सिद्धांत सामने आया। अब ये जो सिद्धांत था निश्चयवाद, इसके जो प्रणेता थे रंजन, वो एक जर्मन विद्वान थे, और उसकी अगेंस्ट एक जो सिद्धांत आया संभववाद का, वो एक फ्रेंच विद्वान द्वारा दिया गया, यानी उसे फ्रेंच सिद्धांत भी कहते हैं। यानी फ्रांस में वो सिद्धांत का जन्म हुआ और फ्रेंच विद्वानों ने उस सिद्धांत का पोषण किया। तो अगली कक्षा में हम उस सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में आगे हम